नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। तो देखिए जून महीने की गिरिराज पत्रिका का ये सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जून महीने का एक पार्ट डिस्कस हो चुका है और पिछले जितने भी मंथ हैं उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं गिरिराज पत्रिका से उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली जेपी नड्डा बिकेम यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ही इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम। देखिए जगत प्रकाश नड्डा जो है वो अभी यूनियन मिनिस्टर बने हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बोलते हैं कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ये राज्यसभा, RS का मतलब राज्यसभा है, राज्यसभा से जो है वो इलेक्टेड हैं। तो बोलते हैं ये कौन से स्टेट से जो है वो चुने गए। अगर हम बात करें जगत प्रकाश नड्डा की, तो देखिए जगत प्रकाश नड्डा जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जो है वो बने हैं गुजरात स्टेट से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गुजरात से जो है वो इनको राज्यसभा से चुनकर यहाँ पर भेजा गया है। इससे पहले ये हिमाचल से ही थे, ये आपने ध्यान रखना है। परंतु हिमाचल से इनकी सीट वेकेंट हुई और उसके बाद कांग्रेस ने जो था वो इलेक्शन फिर से करवाए। अब कांग्रेस सिलेक्शन करवाती है तो कांग्रेस के कुछ MLA जो है क्रॉस वोटिंग करते हैं तो फिर से बीजेपी के पक्ष में ही जो है वो बहुमत जाता है और बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य जो है वो चुन लिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ कि कांग्रेस के पास बहुमत पूरा था। परंतु फिर क्या हुआ, क्रॉस वोटिंग से जो था वो टाई हो गया। टाई होने के बाद टॉस हुआ, टॉस होने में बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। अब बीजेपी के जो कैंडिडेट वहां पर जीते उनका क्या नाम था, तो हर्ष महाजन जो है वो जीत कर आए। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो हम बात जगत प्रकाश नड्डा की कर रहे हैं तो उनके बारे में एक और क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, वहां से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर अभी ये ध्यान रखिए कि ये गुजरात से जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वो पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं जगत प्रकाश नड्डा बिकेम 34th यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। जगत प्रकाश नड्डा जो है वो 34th नंबर के जो है वो मंत्री बने हैं, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने हैं। तो ये 34th नंबर के मंत्री बने हैं। अगली स्टेटमेंट में बोलते हैं JP नड्डा बिकेम 25th यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जगत प्रकाश नड्डा जो है वो 25th नंबर के मिनिस्टर बने हैं केमिकल फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। देखिए अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जब भी इन्होंने शपथ ली थी या फिर जब भी मंत्रालय इनको अलॉट किया गया था तो ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय इनको ये दिया गया। तो ये स्वास्थ्य मंत्री तो बने हैं परंतु कौन से नंबर के, क्या 34th नंबर के बने हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये 34th नंबर के ही स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो बने हैं। सो हेल्थ मिनिस्ट्री होने के साथ साथ इनके पास एक और मिनिस्ट्री जो है वो अभी है, वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री है इनके पास वो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी यही है। तो कौन से नंबर के हैं, तो ये 25th नंबर के ही जो है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दी गई हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर बोथ 1 और 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इलेक्शंस हुए, मंत्री बनाए गए, उन मंत्रियों की एक लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, उन सभी के नाम पता होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो मैं यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ से ध्यान रखें आप कि राजनाथ सिंह जो है और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बने हैं। अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर बने हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इन्हीं के पास है। पहले भी इन्हीं के पास थे ये दोनों मंत्रालय। अगर हम नितिन गडकरी की बात करते हैं तो नितिन गडकरी जो है वो जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर होते हैं वो जो है वो बने हैं। तो पहले भी जो है वो यही इनके पास ही ये मंत्रालय हुआ करता था। जगत प्रकाश नड्डा का आपने जान लिया। निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बनी है। फाइनेंस मिनिस्टर होने के साथ साथ इनके पास मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी जो है वो दिया गया है। और अगर हम बात करें S जयशंकर की तो S जयशंकर जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो बने हैं। अभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है वो कौन बने हैं, तो वो शिवराज सिंह चौहान जो है वो बने हैं। इनका नाम भी ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि मनोहर लाल जो है वो हरियाणा के पहले CM हुआ करते थे। अभी इनको मिनिस्टर बनाया गया है तो इनको मिनिस्टर ऑफ पावर बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो इनको बनाया गया है। और ये सारे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। अभी हम एजुकेशन से रिलेटेड जानना ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन ही जो है वो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन बने हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बनाए गए हैं। उनका ध्यान रखना है। ऐसे देखिए टोटल जो मिनिस्टर बनाए गए हैं वो 30 मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो 30 के 30 तो आपको एक बार पढ़ लेने, फिर न्यूज़पेपर में आते रहते हैं तो रिवाइज होते रहते हैं वो खुद ब खुद ही। देखिए 30 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो बनाए गए हैं, ये पता होना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं 36 जो हैं बनाए गए हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई सारी की सारी। अभी इलेक्शन हुए हैं तो अभी ये जानकारी आपको अखबारों में भी दिखी होगी, हमने भी डिस्कस की। इसके बाद ये डिस्कस नहीं होती, ना ही न्यूज़पेपर पर इतना ज़्यादा आती है, परंतु सीधा एग्जाम में ही आती है और उस टाइम जाकर लगता है कि यार पढ़ी तो थी परंतु कहाँ पर पढ़ी थी।
ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। आगे बोलते हैं इन विच ईयर 560 फीट लॉन्ग टनल कंस्ट्रक्टेड बियॉन्ड संजौली बाजार। तो बोलते हैं कि संजौली बाजार से आगे एक 560 फीट एक लंबी सुरंग का निर्माण किया गया था। तो वो कौन से ईयर में किया गया था, ये एग्जैक्टली यहाँ पर पूछा गया। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये चर्चा में जो है वो क्यों आया, फिर उसके बाद हम इसके बारे में जो है वो जानेंगे। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कहा गया है कि शिमला में जो है वो एक 890 मीटर की टनल जो है वो बनाई जाएगी। अब ये 890 मीटर की टनल जो बनाई जाएगी शिमला में जो जाखू की पहाड़ी है उसके नीचे बनाई जाएगी। एग्जैक्टली ये नवबहार जगह का नाम है। नवबहार से जो है वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज आता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आता है, वहाँ तक जो है ये बनाई जाएगी ताकि पर्यटकों को जो है सुविधा हो सके। परंतु देखो ये सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। अभी आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि शिमला का टेम्परेचर हाईएस्ट एवर रहा, 31 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो चला गया। अभी तक नहीं गया था कई सालों में इतना, परंतु अभी टेम्परेचर इतना चला गया। अभी मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही है, परंतु टेम्परेचर राइज होने से भी मैटर ऑफ सबसे बड़ा कंसर्न, उससे भी बड़ा कंसर्न क्या है, उससे बड़ा कंसर्न ये है कि इन बातों को लेकर कोई सीरियस ही नहीं है। पहाड़ खोदे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगलों की आग तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय हैं, परंतु इतनी बात तो पक्की है कि अगर इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया गया ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो प्रकृति का होगा। और प्रकृति का जब नुकसान होगा ना तो इंसान उससे अछूता जो है वो नहीं रहेगा। लास्ट टाइम ही बरसात के टाइम आपने देखा था कि कितना कुछ नुकसान हुआ। दिल्ली में देख रहे हैं स्टेट आपस में लड़ रहे हैं पानी को लेकर, परंतु आने वाले टाइम में ये चीज़ें और भी ज़्यादा सीरियस जो हैं वो हो जाएंगी अगर इसी तरह इन्वायरमेंट प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़ होती रही। परंतु खैर क्वेश्चन तो ये था, कॉन्टेक्स्ट हमने जान लिया कि क्यों ये चर्चा में आया। कहते तो है ना कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो बचा के रखो, परंतु मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन अभी चली, ये जनरेशन भी जो है ना वो एंड तक जो है वो एक अच्छा समय नहीं देख पाएगी एनवायरनमेंट को लेकर, प्रकृति को लेकर, अगर यही हाल चलता रहा। मिशन मोड पर काम करने की ज़रूरत है। अगर अभी से किया गया तो आने वाली जनरेशन का तो पता नहीं, परंतु ये जनरेशन जो अभी चली है ये एक अच्छा टाइम जो है वो काट पाएगी। अब क्वेश्चन देखिए, 560 फीट की जो टनल कंस्ट्रक्ट की गई संजौली बाजार में वो की गई 1851-52 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। तो देखो शिमला में जो है वो और भी बहुत सारी टनल्स जो हैं वो आती हैं, और कौन कौन सी ऐसी टनल्स जो हैं वो आती हैं जो शिमला में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो विक्ट्री टनल जो है वो आती है। विक्ट्री टनल आपने सुना होगा, विक्ट्री का मतलब होता है जीत। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत के बाद ये विक्ट्री टनल बनवाई गई थी। विक्ट्री टनल 1945 में जो था वो बनाई गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता गया था तो उसी की जो विनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए टनल जो था वो कंस्ट्रक्ट की गई थी, तब इसको विक्ट्री टनल का नाम जो था वो दिया गया। और 1945 आपने ईयर ध्यान रखना है। 1851-52 जो है वो इस टनल का ध्यान रखना है जो संजौली बाजार से आगे है। हम यहाँ पर जाखू की पहाड़ियों की बात भी कर रहे थे, तो जाखू की पहाड़ियाँ, जाखू टेम्पल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जाखू टेम्पल में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो कितने फीट मूर्ति है, जैसे कि पूछा गया था एग्जाम में स्टैचू ऑफ यूनिटी कितने फीट का है, वैसे पूछ सकते हैं कि जाखू में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो कितने फीट है, तो वो 108 फीट की जो है वो मूर्ति है। ये आपने ध्यान रखना है। और इसको बनाया गया था नरेश कुमार के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। राजस्थान से जो है ये संबंध रखते थे। जाखू मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो इन्होंने रेस्ट यहाँ पर किया था थोड़ी देर के लिए, तब यहाँ पर जो है ये पवित्र माना जाता है। कब ये मूर्ति बनी थी, तो ये मूर्ति 2010 में बनी थी। 4 नवंबर 2010 को ये मूर्ति जो था वो बनी थी। तो ये सब आपने यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सरियोलसर लेक के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं। सरियोलसर लेक क्यों गिरिराज पत्रिका में आई थी, तो देखो सरियोलसर लेक जो है वो गिरिराज पत्रिका में आई थी। इसके बारे में एक आर्टिकल जो था वो दिया गया था कि गर्मी से निजात पाने के लिए जो सैलानी जो है वो सरियोलसर लेक की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, परंतु यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं, तो इसीलिए ये चर्चा में आया था। अभी हम बात करते हैं सरियोलसर लेक की कि सरियोलसर लेक इज़ अ हाई एल्टीट्यूड लेक इन सिराज वैली, कि ये सिराज वैली में है और हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है। इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3100 मीटर, की ये 3100 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें सरियोलसर लेक की, तो देखो सरियोलसर लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की सिराज वैली में स्थित है। बिल्कुल सही बात जो है वो ये है। और अगर हम बात करें इसके एल्टीट्यूड की, तो इसका एल्टीट्यूड 3100 मीटर ही है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर हम बात करें लेक्स की, देखो इस सरियोलसर लेक के बारे में ध्यान रखना है कि जलोरी पास जो आता है ना, जलोरी दर्रे के समीप ही जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है इस लेक के बारे में।
अगर देखो यहाँ से ना हम बात करें कुल्लू के इंपॉर्टेंट लेक्स की, तो कुल्लू में जो है वो एक भृगु लेक है। भृगु लेक जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो स्थित है। और ये भृगु लेक जो है वो इम्पोर्टेंट है, कितने एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, ये 4235 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है भृगु लेक के बारे में। इसी तरह कुल्लू में जो है वो दशहर लेक भी जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि दशहर लेक जो है वो कुल्लू में स्थित है और ये 4270 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। दशहर लेक का ये ध्यान रखना है आपने। कुल्लू में ही मनतलाई लेक जो है वो पड़ती है। कुल्लू में ही जो है वो श्रिंगटिंगू लेक जो है वो पड़ती है। तो ये लेक्स भी कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो हो गई। अभी एग्जाम में क्या पूछा गया था, शायद एग्जाम में एक लेक पूछी गई थी, कुंतभ्योग लेक थी शायद, वो मंडी में जो है वो पड़ती है। सुखसार लेक भी वैसे मंडी में ही पड़ती है। कलासर लेक है वो भी जो है वो मंडी में ही पड़ती है। पराशर लेक है वो मंडी में पड़ती है। पंडोह लेक मंडी में पड़ती है। रिवालसर लेक मंडी में जो है वो पड़ती है। तो मंडी की भी ये इंपॉर्टेंट लेक्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो हमारे पास आर्टिफिशियल लेक है वो है गोविंद सागर लेक। तो गोविंद सागर लेक का भी आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई लेक है। ये पता होना चाहिए आपको। और क्या पूछा जाता है, और पूछ लेता है सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो कौन सी। सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो रेणुका लेक जो है वो आती है। रेणुका लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। और रेणुका लेक का एल्टीट्यूड भी पूछा जा सकता है, तो वो 1360 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ये इसका एल्टीट्यूड है अबव सी लेवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अभी एडवाइज़र बनाया गया है, तो वो किसको बनाया गया है। हिमाचल से जुड़ा हुआ है, गिरिराज पत्रिका में तो नहीं आया था, परंतु हम डिस्कस करेंगे। देखो ये एडवाइज़र जो बनाया गया है, ये बनाया गया है तरुण कपूर को। तरुण कपूर को जो है वो बनाया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। ये 1987 बैच के जो है वो IAS ऑफिसर हैं और हिमाचल कैडर से जो है वो संबंध रखते हैं। तो इनको जो है वो एडवाइज़र बनाया गया है। PMO का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एडवाइज़र जो है वो इनको बनाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। और इससे पहले भी एडवाइज़र ही थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको बनाया गया, तो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है किसको, PK मिश्रा को। इनका PK मिश्रा का नाम ध्यान रखना है आपने। और अजीत डोभाल का नाम तो आपको पता ही है। ये जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया बने हैं। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया जो हैं ये बने हैं। इससे पहले भी यही थे। तो ऐसी कोई खास चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर नहीं की गई है, परंतु ये नाम सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम पेंटब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई साइटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो ये पेंटब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई जो है ना, ये पहली बार जो है वो मतलब काफ़ी टाइम के बाद पहली बार जो है ये हिमाचल में जो है वो देखी गई है, परंतु कौन से ज़िले में जो है वो देखी गई है ये आपसे पूछा गया है। डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया है। देखो पेंटब्रश जो स्विफ्ट बटरफ्लाई है वो अभी नोट की गई है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इस पेंटब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई के बारे में जानते हैं। इंडिया में जितनी भी बटरफ्लाइज पाई जाती है ना, उसका अबाउट 25% जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को जो है वो मिलता है। और लगभग 430 बटरफ्लाई की ऐसी प्रजातियां हैं जो हिमाचल में जो है वो पाई जाती हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो भटियात फॉरेस्ट रेंज है डलहौजी के समीप, वहाँ पर जो है देखी गई है। इससे पहले अगर हम बात करें, इस बटरफ्लाई की स्पीसीज़ की डिस्कवरी 1878 में जो था वो की गई थी। 1878 के बाद ये नहीं देखी गई। अब फर्स्ट टाइम जो है वो फोटोग्राफ हुआ है इसका हिमाचल में, और हिमाचल के भटियात या फिर चंबा का जो भटियात है वहाँ पर जो है ये देखी गई है। ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपने बटरफ्लाई स्पीसीज़ हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो जान लिया। हिमाचल में कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो है वो आती हैं। अगर हम चंबा की बात करें तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क तो कोई खास यहाँ पर है नहीं, परंतु यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपने ध्यान रखना है कि एक कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, एक कैम्यूल सियाहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, एक कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, एक सेचू ताना नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, एक तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। और इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि ये कहाँ उपस्थित हैं। अभी तो आसान लगती हैं देखने में, एग्जाम में ना सारे नाम सेम ही लगते हैं कई बार, ठीक है। तो एग्जामिनर कई बार पूछता ही क्वेश्चन ऐसे है, पहले तो दूसरे क्वेश्चंस कंफ्यूज करेंगे और फिर आसान क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर देता है कई बार। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से हर एक चीज़ को बार बार रिवाइज करें,
ठीक है जी। और अगर आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो गई है या फिर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्टडी को शेप देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर एज पर न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी हाउ मच प्राइज मनी गिवन फॉर इंडिविजुअल्स हु वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो बोलते हैं कि नई खेल नीति के अनुसार जो है वो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तियों को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। अभी देखो हिमाचल में न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई, तो इसके बारे में जो है वो गिरिराज पत्रिका में एक आर्टिकल जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने बजट के टाइम भी पढ़ा था, परंतु अभी फिर से देखिए जब चर्चा में आया है तो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के अनुसार जो है अगर हम बात करें कि कोई खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर लाता है तो उसको कितना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। देखिए आपने ध्यान रखना है कि ओलंपिक गेम्स में कोई भी गोल्ड मेडल जीत कर लाता है तो उसको 5 करोड़ रुपया देने की बात कही गई है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए कि पहले जो था वो क्या होता था, पहले जब कोई भी ओलंपिक जीत कर लाता था तो उसको गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़ रुपये दिया जाता था, परंतु अब ये 5 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। अगर कोई सिल्वर मेडल जीत कर लाता था तो उसको 2 करोड़ रुपया दिया जाता था, उसको अब 3 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। अगर पहले कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाता था तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलता था, परंतु अब 2 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को। ये ओलंपिक्स की बात हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। ओलंपिक गेम्स की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी बहुत एग्जाम है आपके। देखो ओलंपिक गेम्स जो 2020 में हुए थे वो टोक्यो में हुए थे। अब 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे ना वो कहाँ पर होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पेरिस में जो है वो होंगे, अभी कुछ दिनों में ये स्टार्ट हो जाएंगे और ये समर ओलंपिक्स की बात हो रही है। 2024 में ये पेरिस में जो है वो होंगे और यहाँ से जो भी मेडल बनेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो न्यूज़पेपर में जैसे जैसे आएंगे आप उनको नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी हाउ मच प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल हु वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। अब बात एशियन गेम्स की जा रही है। देखो एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स में जो है वो गोल्ड मेडल जीतने वाले को कितनी राशि जो है वो दी जाती है। अब ये न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम बात कर रहे हैं तो इसमें 4 करोड़ रुपये देने की बात जो है वो कही गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 4 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले को। यहाँ पर देखिए, अब देखो गोल्ड मेडल को जीतेगा तो उसको पहले 50 लाख रुपया जो था वो दिया जाता था, अब सीधा ही 50 लाख से बढ़ाकर जो है वो 4 करोड़ रुपया अमाउंट जो है ये कर दिया गया है। और उसी तरह अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल में पहले 30 लाख रुपया दिया जाता था, अब 2.5 करोड़ रुपया जो है 2.5 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। अगर कोई पहले ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाता था तो उसको 20 लाख रुपया मिलता था, परंतु अब उसको जो है वो 1.5 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये आपने एशियन गेम्स का भी ध्यान रखना है। एशियन गेम्स के अलावा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स की भी जो है वो बात की गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम बात करें तो गोल्ड मेडल जीतकर कोई लाता था, पहले उसको 50 लाख रुपया दिया जाता था, अब उसको 50 लाख के स्थान पर जो है वो यहाँ पर 3 करोड़ रुपया देने की बात कही गई है। सिल्वर मेडल जीतने वाले को पहले 30 लाख रुपया दिया जाता था, अब उसको 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा अगर वो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत कर लाता है। और उसी तरह अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाता था उसको 20 लाख रुपया पहले दिया जाता था, अब 1 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। तो ये न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी के सारे प्रोविज़न हैं, हमने रिवाइज कर लिए, गिरिराज पत्रिका में भी आए थे। तो ये सारा डाटा आपने इस तरह से जो है वो ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ से एशियन गेम्स के बारे में, क्योंकि एशियन गेम्स का क्वेश्चन अभी भी करंट अफेयर में पूछा जा रहा है। एशियन गेम्स की जो मेडल टैली रही उसमें जो है सबसे पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान जापान का है, तीसरा स्थान आया उसमें साउथ कोरिया का और चौथा स्थान अपने इंडिया का जो है वो उसमें आया। चाइना के द्वारा टोटल 383 मेडल जो था वो जीते गए, ये ध्यान रखना है। इसमें से गोल्ड मेडल जो था वो 201 थे, सिल्वर मेडल 111 थे और ब्रॉन्ज मेडल 71 थे। और अगर हम बात करें जापान की, तो जापान के द्वारा टोटल 188 मेडल जीते गए, इसमें से जो था वो 52 जो था वो गोल्ड मेडल थे। और उसके बाद अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो वो 67 थे, ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें तो वो 188 थे। उसी तरह अगर हम देखें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया के द्वारा कितने मेडल जीते गए, साउथ कोरिया के द्वारा जो था वो टोटल मेडल जीते गए 190 मेडल जो था वो साउथ कोरियन टोटल जीते। इसमें से 42 जो था वो गोल्ड मेडल थे और 59 सिल्वर मेडल थे और 89 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे।
अपना देश भारत महान जो है वो इसने 107 मेडल जो था वो टोटल जीते। 160 मेडल, 7 मेडल में से जो था वो 28 हमारे गोल्ड मेडल थे। 28 के अलावा 38 सिल्वर मेडल थे और 41 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो 28, 31, 41, 107 टोटल, ये आपने ध्यान रखनी है। इंडिया की मेडल टैली रैंक था चौथा रैंक, चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बाद चौथा रैंक इंडिया का था। अब देखो एशियन गेम्स जो है वो कब होंगी। एशियन गेम्स अब 2026 में जो है वो होंगी। 2026 में ये एशियन गेम्स जो है वो कहाँ पर होंगी, तो ये जापान जो है वो उनको होस्ट करेगा, ये आपने ध्यान रखना है। जापान के नगोया में जो है ये होंगी, नगोया जापान का जो है वो यहाँ पर ये होंगी। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है एशियन गेम्स के बारे में। ठीक है जी, एशियन गेम्स भी होगी हमारी। तो ये क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में रेलिवेंट हैं, इनको ध्यान रखना। अब कुछ वन लाइन क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2023 में यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? ये क्वेश्चन हम बहुत पहले गिरिराज पत्रिका में पढ़ चुके हैं, राधिका सेन को दिया गया। किस स्थान से संबंधित हैं? तो सुंदरनगर मंडी से जो है ये संबंध रखती हैं। ठीक है जी, तो ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा, 100% श्योरिटी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जो स्वर्गीय राम शरण नेगी थे वो हिमाचल के किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के थे, किन्नौर के कल्पा के ये रहने वाले थे, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो रोंगटोंग जो है वो लाहौल स्पीति जिले में जो है वो पड़ता है। रोंगटोंग कहाँ पर है? रोंगटोंग जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। कितने मेगावाट का है? तो 2 मेगावाट की ये जो है वो परियोजना है, ये भी आपने ध्यान रखना है, रोंगटोंग परियोजना। आगे बोलते हैं भुंडा त्यौहार किससे जो है वो संबंधित है? तो भुंडा त्यौहार देखो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निर्मंड में मनाया जाता है। भगवान परशुराम से जो है वो इसको जोड़ा जाता है, भगवान परशुराम आपने ध्यान रखना है। ये देखो भुंडा त्यौहार का तो आपको पता ही है कि 12 वर्षों के बाद जो है ये त्यौहार जो है वो आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है भुंडा त्यौहार। ठीक है जी, 12 वर्षों के बाद आने वाला ये त्यौहार है, भगवान परशुराम को डेडिकेटेड है, उनसे जो है वो जुड़ा हुआ त्यौहार है। और पहाड़ों का कुंभ भी इसको कहते हैं। आगे बोलते हैं चोल दोरू वेशभूषा किससे संबंधित है? तो चोल हो गया, दोरू हो गया, ये गद्दी जो जनजाति है जो मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पाई जाती है, उनका जो है वो मुख्य रूप से पहनावा है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है वो है एक बाघ हो गया और ताड़ का जो पेड़ होता है वो हो गया। तो बाघ और ताड़ का पेड़ आपने ये प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना है। लास्ट टाइम भी हमने आरबीआई की बात की थी, हमने क्या जाना था आरबीआई के बारे में? हमने जाना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, 1935 में बने थे, 1937 तक रहे थे। फिर हमने ये भी जाना था कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो हमने जाना था चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ये आपने जाना था कि ये जो था वो पहले जो था वो भारतीय गवर्नर बने थे 1943 में, अगस्त 1943 में इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया था। तो ये पहले भारतीय थे और पहले जो थे इंडिया के पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे वो भी हमने जान लिए। आगे देखें क्या बोलते हैं त्रावणकोर जो कि केरल में है, वाइकोम सत्याग्रह जो है वो कब से लेकर कब तक चला था? तो ये वाइकोम सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है केरल का। ये जो है वो 30 मार्च 1924 से लेकर 1925 तक जो था वो चला था, नवंबर 1925 तक। तो एग्जाम में ऐसे 1925 देखिए कई बार ऑप्शन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये भी हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बोलते हैं वर्ष 2024 का T20 विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 2024 का जो T20 विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है वो वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में जो है वो किया जा रहा है। तो अमेरिका वेस्ट इंडीज़ आपने ध्यान रखना है कि T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर किया जा रहा है ऑर्गेनाइज। इस तरह के क्वेश्चन अभी एलाइड का एग्जाम आएगा वहाँ पर पूछे जाएंगे 2-3 महीनों के बाद ये क्वेश्चन। तो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया, जाइए एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से ओपन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, खुद की स्टडी में इंप्रूवमेंट लाइए। कोई भी दिक्कत आती है हमें ईमेल कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद उसका जो टेस्ट सीरीज ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं तीसरी बार अंतरिक्ष उड़ान पर जाने वाली भारतीय मूल की जो सुनीता विलियम्स हैं वो अंतरिक्ष में कितने दिन रह चुकी हैं? तो तीसरी बार जो अंतरिक्ष पर उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स हैं वो 322 दिन जो है वो लगभग जो है वो रह चुकी हैं अंतरिक्ष में, ये आपने ध्यान रखना है। 322 डेज
ये आपने ध्यान रखना है कि कितने दिन ये रह चुकी हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन देखें आगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द टोटल वोटिंग परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर द 18th लोकसभा। तो 18वें नंबर की जो लोकसभा के इलेक्शन हिमाचल में हुए, कितनी % वोटिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। 18th लोकसभा में ओवरऑल वोटिंग पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था और सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था। और अगर अभी तक टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। कोई जितने भी पीजीटी के पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर हमने वहाँ पर अपलोड भी कर दिए हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जानकारी होती है वो सारी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।